वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके कैसे एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज का क्लैरिटी होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है कि स्टॉक मार्केट के बारे में क्लैरिटी। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीद सकते हो और जितना हिस्सा आपने खरीदा है आप उतने परसेंट हिस्से का उस कंपनी में मालिकाना हक रखते हो। तो ये दृष्टिकोण आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने किसी कंपनी में निवेश किया है मतलब मैं उतने हिस्से का मालिक हो गया हूं। उस कंपनी में मेरे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरा मालिकाना हक है। और दूसरा है, आपको हमारे देश का जो ग्रोथ स्टोरी है और जो हमारे देश का सिस्टम है उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। मतलब आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारा देश आगे की ओर बढ़ेगा। तो दूसरा है, आपको सिस्टम के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तीसरा है माइंडसेट। आपके माइंड में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग अलग चीजें हैं। तो कभी भी आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स मत कीजिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स करेंगे तो आपका रिजल्ट सही नहीं होगा। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए कंप्लीटली आपका दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हो उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिंग किया है और ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो ट्रेडिंग में जब लॉस होता है तो इन्वेस्टिंग जो किया है उसी शेयर को बेच के फिर से ट्रेडिंग करने लगता है और कुल मिला के न तो उनका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो पाता है न ही ट्रेडिंग अच्छा हो पाता है। तो आपके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए। आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को मिक्स नहीं करना है। इन्वेस्टिंग कंप्लीटली अलग करना है और ट्रेडिंग बिल्कुल अलग करना है। इसके लिए चाहो तो आप दो अकाउंट खोल सकते हो। एक अकाउंट में आप कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो और दूसरे अकाउंट पे आप सिर्फ ट्रेडिंग करो। चौथा है, जब आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हो तो आपके माइंड में बिजनेस के प्रति क्लैरिटी होना चाहिए। आप उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिस बिजनेस के बारे में आपकी समझ है। बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका क्लैरिटी नहीं है। तो जब बिजनेस का ही क्लैरिटी नहीं है तो आप जो निर्णय लोगे वो कहाँ तक क्लियर होगा। इसीलिए जिस भी बिजनेस में निवेश कर रहे हो उसका क्लैरिटी होना जरूरी है। जब हम शुरुआत में स्टॉक मार्केट में आते हैं तो स्टॉक मार्केट में आने के बाद हम उन्हीं कंपनीज के ऊपर फोकस करते हैं जो पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो हमको जो पास्ट का जो रिटर्न है उससे लर्निंग लेना है। पास्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे निर्णय नहीं लेना है। हमारा जो निर्णय होना चाहिए वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। मैं जिस बिजनेस में निवेश करने जा रहा हूं उस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। जैसे बहुत सारी कंपनीज, जैसे कि नोकिया, एक समय था जब नोकिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 था, आज अस्तित्व में नहीं है। जैसे मोजर बेयर इंडिया, एक समय था जब वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉम्पैक्ट डिस्क मैन्युफैक्चरर था। तो उस समय जो कॉम्पैक्ट डिस्क का बिजनेस है वो बूमिंग बिजनेस था, बट समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हुआ और वो बिजनेस कोलैप्स हो गया। तो जो मोजर बेयर है उसने समय के हिसाब से अपने बिजनेस को चेंज नहीं किया और आज वो कंपनी अस्तित्व में नहीं है। तो आपका जो निर्णय होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। पास्ट से हमको लर्निंग लेना है और जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर दृष्टिकोण से होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ ग्रोथ सेक्टर, तो ग्रोथ सेक्टर जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, भाई कुछ भी परिस्थिति आ जाए घर गृहस्थी में यूज होने वाले आइटम का कंजम्पशन हमेशा बरकरार रहेगा। तो आपका एफएमसीजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए। दूसरा, आज का डेट जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा निर्भर है। डे बाय डे टेक्नोलॉजी जो है बढ़ रही है। तो आपका जो सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी का है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ सेक्टर में होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हो तो आपको सेक्टर एनालिसिस में क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, कौन कौन से सेक्टर है जो साइक्लिकल नेचर के है और कौन कौन से सेक्टर है जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सेक्टर एनालिसिस पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि ग्रोथ सेक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से साइक्लिकल सेक्टर है और कौन कौन से सेक्टर है जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आता है, अगर आपका मोटिव लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का है तो आपको ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको उस कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए जिसका मोटिव वेल्थ क्रिएशन के ऊपर हो।
उदाहरण के लिए कोल इंडिया। कोल इंडिया का जो शेयर प्राइस है 10 साल पहले 410 रुपए का था और ये कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है। तो अगर आप इसमें 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो 10 साल पहले इसका जो शेयर प्राइस है वो 410 रुपए के आसपास था और आज के डेट में इसका जो शेयर प्राइस है वो करीब 150 रुपए के आसपास है। तो अगर उसने 20 रुपए का एवरेज डिविडेंड भी दिया होगा 10 सालों में, तो 10 साल में 20 रुपया एवरेज डिविडेंड के हिसाब से 200 रुपये होते हैं। तो 410 रुपये में अगर 200 रुपये माइनस करता हूँ तब भी मेरा 210 रुपये का प्राइस आता है। तो अगर मैं 10 साल पहले 210 रुपये में खरीदा भी होता तो आज 150 चल रहा है, तो अल्टीमेटली मुझे लॉस है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, भर भर के डिविडेंड देती है, क्योंकि उनको बिजनेस का क्लैरिटी ही नहीं है। इसीलिए आपको हैवी डिविडेंड वाली कंपनी के पीछे नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के लिए गूगल भी अपने शेयर होल्डर को यही बोलती है कि आपको हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम आपके वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि अगर हम आपको डिविडेंड के रूप में कैश दे देते हैं तो आप उस कैश को उस लेवल पे ग्रो नहीं करा पाओगे जिस लेवल पे हम ग्रो करा सकते हैं। इसके बाद आता है नॉलेज एंड स्किल। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंस का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैंने फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो में बोला हुआ है कि आपको 7 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अगर आप वो 7 चीज़ चेक कर लेते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी गलत नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहला आता है कि भैया उधारी वालों से दूर रहो, तो जिस कंपनी में हैवी बोरोइंग है उस कंपनी से दूर रहो। दूसरा है जिस कंपनी का ग्रोथ रेट 20% से हायर है उसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, तभी तो आपका जो वेल्थ है वो 20% के दर से बढ़ेगा। अगर आप 20% से कम ग्रोथ वाली कंपनी में लगाओगे तो आपका वेल्थ कैसे ग्रो करेगा। तीसरा आता है कि सस्ते में ज़्यादा लेना चाहिए और जब महंगा है तो जो आपका मॉडरेट इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में होना चाहिए। बोलने का ये मतलब है जैसे मार्केट महंगा है तब जैसे मान लो आप 1000 रुपये पर मंथ लगाते हो तो वो 1000 रुपये ही लगाते रहना है। लेकिन मान लो मार्केट में बड़ा गिरावट आ जाता है तो आपने जो है कंपनी बहुत अच्छी सेलेक्ट किया हुआ है। जब कंपनी अच्छी सेलेक्ट किया हुआ है, आपको उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, तो जब उसका प्राइस डाउन आता है तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको हैप्पी होना है कि अच्छी कंपनी मुझे कम दाम पे मिल रही है तो मुझे उस समय पे डबल इन्वेस्ट करना है। इसके बाद आता है आप बहुत छोटी कंपनी में निवेश मत करो। बहुत छोटी कंपनी में अगर आपको निवेश करना है तो उसमें जो निवेश का साइज है वो बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो 10,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो छोटी कंपनी में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब छोटी कंपनी होती है तो जो उसका मैनेजमेंट है वो पूरी चीज़ को अच्छे से मॉनिटर कर पाता है और उस बिज़नेस को अच्छे से चला पाता है। लेकिन जब धीरे से वो कंपनी बड़ी होती है तो वो जो मैनेजमेंट है अगर काबिल है तब तो उसको बड़े लेवल पे भी अच्छे से चला पाएगी, लेकिन जैसी बड़ा होने लगता है तो वही प्रमोटर उस बिजनेस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बहुत सारी छोटी कंपनी फ्यूचर में कोलैप्स हो जाती है। इसीलिए अगर आपको छोटी कंपनी में निवेश भी करना है तो उसका इन्वेस्टमेंट साइज बहुत कम होना चाहिए। 5वां चीज़ है कि प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कंपनी में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस शीट में सिर्फ 2 चीज़ का ध्यान रखना है, टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ। टॉप लाइन ग्रोथ मतलब सेल्स साल दर साल बढ़ते क्रम में होना चाहिए, और जो बॉटम लाइन ग्रोथ है मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो भी साल दर साल बढ़ते क्रम में हो, तभी तो हमारा वेल्थ ग्रो करेगा। इसके बाद आता है बैलेंस शीट साफ सुथरा होना चाहिए। इसमें 3 ही चीज़ का ध्यान रखना है कि शेयर कैपिटल नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए जो कंपनी बाईबैक करती है वो ज़्यादा प्रीफरेबल होती है, क्योंकि बाईबैक में शेयर कैपिटल घटता है, बोनस के केस में शेयर कैपिटल बढ़ता है। तो बहुत सारी कंपनी जिसका प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस बहुत हाई है वो अगर बोनस दे तो अच्छा है, लेकिन बहुत सारी कंपनी जिनका प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उसके बाद भी वो बोनस देती है, तो वो कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए। बैलेंस शीट में दूसरा आता है रिजर्व प्लस सरप्लस। तो रिजर्व प्लस सरप्लस या बैंक बैलेंस बढ़ते क्रम में होना चाहिए। और तीसरा चीज आता है बोरोविंग्स या उधारी अगर है तो उधारी घटते क्रम में होना चाहिए, और अगर उधारी नहीं है तो वो सबसे अच्छी कंडीशन है। तो यही कुछ बेसिक चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो मिसगाइड करने आते हैं
कि फंडामेंटल एनालिसिस में आपको इकोनॉमिक्स आना चाहिए, आपको राजनीति समझ में आना चाहिए, कंपनी के पॉलिसी समझ में आना चाहिए। ये सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस शीट और बैलेंस शीट पढ़ने आना चाहिए। तो अगर इसको समझना है तो फंडामेंटल सीरीज मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप उस प्लेलिस्ट में जाके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस शीट को कैसे पढ़ना है वो समझ सकते हो। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेहतर समझना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करूं कि मैंने किस बेसिस पे पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। उसमें सबसे पहले आता है ग्रोथ सेक्टर। तो ग्रोथ सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर होते हैं, इसमें मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करता हूं एफएमसीजी सेक्टर को। ये मेरे लिस्ट में नंबर 1 पे होता है। तो एफएमसीजी सेक्टर में जो टॉप कंपनीज है जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर हर घर में उसका अप्रोच है, हर घर में उसके प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं और हर दिन उसके प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं, इसीलिए जो कंजम्पशन स्टोरी है उसका जो ग्रोथ है वो बरकरार रहेगा। दूसरा है मैरिको का एक कॉमन प्रोडक्ट है जैसे पैराशूट कोकोनट ऑयल, ये लगभग हर घर में यूज होता है, तो इसका भी जो ग्रोथ स्टोरी है वो कंटिन्यूअसली बना रहेगा। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप जानते नहीं है लेकिन आप डे टू डे यूज करते हैं, जो इन्हीं दोनों कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर में मेरा इन 2 कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। दूसरा आता है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में मैंने 3 कंपनी सेलेक्ट करके रखा हुआ है। उसमें मेरा फेवरेट है टीसीएस, दूसरा है एचसीएल टेक्नोलॉजी और तीसरा है हैप्पीएस्ट माइंड को अभी कुछ समय पहले ही मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तीसरा सेक्टर आता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मैंने कैप्लिन पॉइंट पे इन्वेस्ट किया हुआ है। और चौथे नंबर पे आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी जैसे कि आईएफबी इंडस्ट्री मेरे पोर्टफोलियो में है। तो आईएफबी इंडस्ट्री का अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो उसका जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट चलने वाले हैं और उसका बिजनेस में ग्रोथ बरकरार रहेगा। तो ये मेरा दृष्टिकोण हो सकता है। आपको अपना निवेश करना है तो वो आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। इसके बाद जो कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है उसमें है अवंती फीड का जो बिजनेस है, वर्ल्ड का टोटल 30% श्रिम्प बिजनेस अवंती फीड के पास है। तो जिसका पूरे वर्ल्ड के 30% मार्केट पे कब्जा है वो कंपनी का बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। तो अवंती फीड भी मेरे पोर्टफोलियो में है। इसके बाद है अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर का लीडर है। और अगर आप इसका बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शीट देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस शीट साल दर साल ग्रोइंग कंडीशन में है और जो बैलेंस शीट है वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है। तो सीमेंट सेक्टर का ये लीडर है और इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद है पॉलीकैब लिमिटेड, इसको भी मैं पिछले साल ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हूँ और तब से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये कुछ कंपनीज हो गई जो मेरे पोर्टफोलियो के पार्ट है। इसके बाद आता है साइक्लिकल नेचर की कंपनी। तो जो साइक्लिकल नेचर की कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया समय तब होता है जब वो बॉटम पे हो और बॉटम में रहने के बाद वो कुछ समय तक कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक अप ट्रेंड रिज्यूम होता है। तो जब उसका अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाए तब जाके हमको इन्वेस्ट करना चाहिए और जब आपको लगे कि वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है तो आपको एग्जिट कर लेना है। तो साइक्लिकल नेचर की कंपनी में अगर आप लंबे समय तक बने रहोगे तो क्या होगा कि एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल आएगा और कंटिन्यूअसली वो साइकिल बनता रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं रहेगा। इसीलिए साइक्लिकल कंपनी को अगर सेलेक्ट करना है तो आपको वो परख होनी चाहिए कि साइकिल का बॉटम कब है और हाई कब है। इसलिए बेहतर है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप साइक्लिकल कंपनीज को अवॉइड करिए। और कुछ सेक्टर होते हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर है जिसको हमको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि लॉन्ग टर्म के लिए हमको पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है। अब बारी आती है कि फंड का अलोकेशन कैसे करें। मान लो मेरी जो भी अर्निंग है, अगर मैं अर्निंग का 20% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो वो 20% का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कंपनी का सिलेक्शन कैसे करते हो और आप कंसिस्टेंटली उस कंपनी के साथ बने रहते हो कि नहीं। अगर आप कंसिस्टेंटली उस कंपनी के साथ बने रहते हो, बार बार बाई सेल के चक्कर में नहीं पड़ते हो, तो डेफिनेटली लंबे समय में आपका बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा। मान लो कोई इन्वेस्टर
जिसकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी बहुत छोटी है। यार छोटी है रहने दो, 1,000 रुपया बचते हैं, 1,000 रुपये इन्वेस्ट करो। यही 1,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है, धीरे धीरे अगर आप इन्वेस्ट करते रहे तो आप देखोगे कि 10 साल के बाद यही छोटा इन्वेस्टमेंट आपका बड़ा वेल्थ क्रिएट कर देगा। इसीलिए आपको उसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट का साइज क्या है। साइज जो भी हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहोगे तो एक समय आएगा जब आपका वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगा। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। यहाँ तक साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।